Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. How are you all? I hope you all are fine and doing great class. Today we are going to start chapter number 19, Information Handling, which is given on page number 240. Information Handling में बेटा आप क्या पढ़ने वाले हैं? आप इसमें डाटा के बारे में पढ़ेंगे. डाटा कहती हैं किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन को. जब मैथ्स में आप कोई इन्फॉर्मेशन या फैक्ट्स को कलेक्ट करते हैं तो आप उनको दो तरीक़ों से जो है वो पेश करते हैं. एक तो होता है आपको शो करने का तरीका कि आप उसको अनग्रुप फॉर्म में देते हो. एक होता है कि आप उन्हीं अनग्रुप को उस अनग्रुप यानी रॉ डाटा को जो कि प्योर ओरिजिनल फॉर्म में आपने कलेक्ट किया होता है ग्रुप डाटा की फॉर्म में ऑर्गेनाइज कर देते हो. लाइक उनकी क्लास इंटरवल्स बना दिए, उनको फ्रीक्वेंसीज असाइन कर दी. तो जब डाटा को आप लोग ग्रुप कर देते हो, ऑर्गेनाइज कर देते हो तो वो ग्रुप डाटा कहलाता है. और जब डाटा रॉ फॉर्म में होता है यानी ओरिजिनल फॉर्म में, जैसे जैसे फैक्ट्स आपको मिलते जाते हैं आप उसको नोट डाउन करते जाओ तो उसको अनग्रुप डाटा कहते हैं. और वो स्कैटर्ड, उसमें वैल्यू स्कैटर्ड होती हैं. जस्ट ग्रुप डाटा तब बनता है जब आप उसको ऑर्गेनाइज कर देते हैं. ठीक है. इसके अलावा आप क्लास इंटरवल्स के बारे में पढ़ोगे और उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज फ्रीक्वेंसीज के बारे में पढ़ोगे कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है. फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ टाइम a value appears in the data is called frequency. ठीक है बेटा. फिर आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल शो किया जाएगा. फिर आपको सिखाई जाएगी कि रेंज क्या होती है डाटा की, अपर और लोअर क्लास लिमिट क्या होती हैं और इनके डिफरेंस से क्या चीज़ आती है हमारे पास क्लास इंटरवल. फिर हम आपको सिखाएंगे कि बार ग्राफ और बार ग्राफ्स कैसे बनते हैं और पाई चार्ट्स कैसे बनते हैं. और क्लास डाटा के बारे में तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि डाटा किसे कहते हैं. इन्फॉर्मेशन अबाउट एनीथिंग. कोई भी चीज़ हो सकती है जिससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन रिसीव करते हो तो उसको आप कह देते हैं डाटा. So data presentation, data must be organized in a way that they are understandable. Data presentation is a stage that follows data collection in information handling. इस स्टेज पे क्लास 7 के इस चैप्टर में आप ये सीखोगे कि डाटा को किस तरह से प्रेजेंट किया जाता है. आपको डाटा को हैंडल करना सिखाया जाएगा और डाटा को प्रेजेंट करने के तरीके सिखाए जाएंगे. या तो आप उसको टेबुलेटेड फॉर्म में शो करते हो यानी टेबल की फॉर्म में, नहीं तो फिर आप उसको बार ग्राफ्स और पाई चार्ट्स की फॉर्म में शो कर सकते हो. ठीक है बेटा. सो व्हेन डाटा आर प्रेजेंटेड एक्यूरेटली एंड क्लियरली द रीडर कैन मेक सेंस. अब आपको पर्पस बता रहे हैं इस पैराग्राफ में. The reader can make sense of the data easily. Scientists, researchers, managers, and governments rely on data presentation to make important decisions. Data can be presented in several ways, including the form of a table as well as bar charts and pie charts. ये बात मैंने अभी आपको मेंशन की है कि आपके पास चॉइस है कि आप उसको किस तरह से शो करना चाहते हो. मोस्टली हमें डाटा जो है वो टेबल फॉर्म में दिया जाएगा और उससे हम आपको बार ग्राफ्स को बनाना सिखाएंगे. पेज नंबर 241 इस पे लिखा हुआ है ग्रुप और अनग्रुप डाटा क्या होता है. अनग्रुप डाटा तो वही सिंपल बेटा, जैसे जैसे आपको कोई फैक्ट्स मिलते जाए, कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होती जाए, आप उसको जस्ट राइट डाउन करते जाओ ना, तो उस चीज़ को कहते हैं आप लोग अनग्रुप डाटा, जो ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता. अनग्रुप डाटा इज़ द रॉ फॉर्म is data in the raw form, original, pure form में होना. When data is presented in ungrouped form, the reader is unable to make any comparison or draw any conclusion. That is very important. अगर आपके सामने ये एक छोटी सी एग्जांपल आपके सामने दी हुई है, मुझे ये समझ नहीं आ रही है. यहाँ पे स्टूडेंट्स 40 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं. मुझे अभी इसको देखकर बिल्कुल भी आइडिया नहीं हो रहा कि हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं और मुझे ये भी आइडिया नहीं हो रहा कि लोएस्ट मार्क्स कितने हैं. ठीक है बेटा. तो इसको कहते हैं कि यही तो उसने भी बोला है आपको कि अनग्रुप डाटा की वजह से कोई भी किसी किस्म का, कोई भी रीडर किसी किस्म का कोई कंपैरिजन नहीं कर सकता, कोई कंक्लूजन्स ड्रॉ नहीं किए जा सकते. किसकी वजह से? अनग्रुप डाटा की वजह से. थस इसीलिए इट इज़ नेसेसरी टू ऑर्गेनाइज द डाटा इन डिस्टिंक्ट ग्रुप्स. इसीलिए उनके ग्रुप्स बनाना, फिर उनको टैली मार्क्स देना और उनके फ्रीक्वेंसीज ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी होता है. जी बेटा. अब आपने जब इस स्कैटर्ड फॉर्म में जो डाटा है, जो रॉ फॉर्म में डाटा है अनग्रुप, उसको आपने ऑर्गेनाइज कर दिया है. उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए पहले आप डाटा के ग्रुप्स बनाते हो. इन ग्रुप्स को क्लास इंटरवल्स कहते हैं. उसके बाद आप उनके टैली मार्क्स लगाते हो. पहले तो वैल्यूज़ राइट कर दी, जो जो इस ग्रुप में आ रही होती हैं वो वैल्यूज़ इनके सामने राइट करें. लेकिन ये अननेसेसरी चीज़ होती है. जब हम टेबल्स में जाएंगे तो ये दो चीज़ें स्किप कर दी जाएंगी. जस्ट हम क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी के साथ डील करेंगे. अब उसके आगे आपके पास टैली बार्स हैं
कि 32 का जो से लेके 46 का जो ग्रुप बना था, इसमें आपने देखा कि कौन सी वैल्यू कितनी बार आ रही है, आपने उसको काउंट किया और सामने उसके राइट कर दिया कि इस ग्रुप में इतनी वैल्यूज़ हैं, और जो वैल्यू भी रिपीट हो रही है आपने उसको भी राइट कर दिया, जो नंबर है ही नहीं आपने उसको एक्सक्लूड कर दिया। ठीक है, जब हमने काउंट किया तो इसमें 14 आ रही हैं, इस ग्रुप की वैल्यूज़ 10 हैं, इनको टोटल किया तो 8 आ रही हैं, और इनका टोटल करने से हमारे पास 8 आ रही हैं। ठीक है, अगर हम इसका टोटल करें, फ्रीक्वेंसीज का टोटल करें, और ये जो हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है टोटल 50, ये दोनों इक्वल आएंगी। ठीक हो गया मेरा बेटा, ये आपके पास ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट में ये चीज़ आएगी बेटा। तो आपने ये बात याद रखनी है कि डाटा की जितनी टोटल वैल्यूज़ होती हैं और जो उसकी फ्रीक्वेंसीज होती हैं उनका सम हमेशा बराबर होता है। अब ये फ्रीक्वेंसी कहते किसे हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं अ नंबर ऑफ टाइम एन आइटम अपीयर्स इन द डाटा। एक वैल्यू जितनी बार डाटा में रिपीट होती है उसको उसकी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। जैसे अगर मैं सिर्फ 34 की फ्रीक्वेंसी देखना चाहूँ तो 34 की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी बेटा? 2, क्योंकि ये 2 टाइम्स शो हो रही है। 37 की कितनी है? 2। 38 की 1। 39 की, लेकिन हमने तो इनका ग्रुप बना दिया तो इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी? इस पूरे ग्रुप की फ्रीक्वेंसी है 14। सो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कितनी बार एक वैल्यू डाटा में रिपीट होती है, अपीयर होती है। अब हम आपको बताते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या होता है। अ टेबल दैट शोज द क्लास इंटरवल्स एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज। रिमेंबर, मैंने जब आपको पीछे अभी डिस्कस कर रहे थे, मैंने आपसे कहा था ये दो अननेसेसरी चीज़ें हैं। हम किससे डील करेंगे? एक ग्रुप्स के साथ और एक स्टूडेंट्स की, जो यहाँ पर लिखे हुए हैं इस एग्जाम्पल में। इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल और इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। और जो आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होता है इसमें भी यही दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी। द डिफरेंस बिटवीन, अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रेंज का। द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू इज कॉल्ड द रेंज। ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है? 91, और स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है? 32। 91 में से 32 को माइनस कर दिया जाए तो हमारे पास पूरे के पूरे डाटा की रेंज आ जाती है कि हम कितनी वैल्यू, कितनी रेंज की वैल्यू के साथ डील कर रहे हैं। ठीक है बेटा, और अगर आपने गौर से देखा तो हमने क्लास इंटरवल को पूरा करने के लिए यहाँ पे 91 को राइट किया था, क्योंकि सब क्लास इंटरवल्स यानी ये ग्रुप, सेकंड ग्रुप, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, इन सब ग्रुप्स में डिफरेंस एक जितना होना चाहिए। इस चीज़ को पूरा करने के लिए हमें यहाँ पे 91 को राइट करना पड़ा, लेकिन एक्चुअली में हमारी जो सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो 89 है। इसलिए रेंज को फाइंड आउट करते हुए सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे बड़ी वैल्यू, ग्रेटेस्ट वैल्यू का डिफरेंस लेना होता है। रेंज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको। अब हम चलते हैं क्लास लिमिट्स की तरफ। अपर और लोअर क्लास लिमिट किसे कहते हैं? ईच क्लास इंटरवल कंसिस्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट वैल्यू, देखें 32 और 46, और ग्रेटर वैल्यू। ठीक है, इन दोनों के डिफरेंस को क्लास इंटरवल बोलते हैं। इन दोनों के डिफरेंस को, 46 में से 32 को माइनस करें तो इससे जो डिफरेंस आता है वो कितना है बेटा? 14। इन दोनों को माइनस करें तब भी आपके पास कितना आएगा? 14। तो क्लास इंटरवल हमेशा सेम रहता है, 14 14 14। हर ग्रुप में, हर उसमें जो है ग्रुप में इंटरवल क्या होगा बेटा? सेम होगा। इसको क्लास इंटरवल कहते हैं। क्लास इंटरवल क्या होता है? ग्रेटर और स्मॉलर क्लास लिमिट, ये क्लास लिमिट्स हैं। क्लास लिमिट्स को जब डिफरेंस लेते हैं तो उसको क्लास इंटरवल कहते हैं, विच इज़ ऑलवेज सेम। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि हमने ये जो 14 का डिफरेंस लिया ये कैसे आया और क्यों? बेटा इसका सबसे आसान हल ये होता है कि जो रेंज हमने बनाई है, रेंज तो आपको कैसे मिलती है? ग्रेटेस्ट वैल्यू में से स्मॉलेस्ट को माइनस करने से, जो कि हमारे पास 57 आई। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने क्लास इंटरवल्स बनाना चाहते हो। हम इस क्वेश्चन में 4 से 5 क्लास इंटरवल्स बनाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? अगर 4 इंटरवल्स हैं तो 4 से डिवाइड करेंगे रेंज को। अगर 5 इंटरवल्स बनाना चाहते हैं तो 5 से डिवाइड करेंगे। हमने इस क्वेश्चन में 4 इंटरवल्स बनाने थे तो 57 को 4 से डिवाइड किया, इसलिए हमारे पास 14 आया। ठीक है, हमारे पास क्लास इंटरवल कैसे आता है? ये जो हमने गैप लिया ना सब में 14 14 14 का, वो इस तरह से आता है कि आप अपनी रेंज को नंबर ऑफ़ क्लासेस से डिवाइड करते हो। नंबर ऑफ़ क्लासेस हमने डिसाइड करनी होती हैं। इस एग्जांपल में हमने 1 2 3 4 क्लासेस रखी हुई हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है उसने 5 से। आप इसी एग्जांपल में 57 हमारी रेंज थी, उसको 5 से करोगे तो क्लास इंटरवल कितना आएगा बेटा? अगर हम 5 क्लासेस बनाना चाहें तो हमारा क्लास इंटरवल आएगा 11 का, यानी कि 32, और इसमें सिर्फ जो हमारा ग्रुप बनेगा उसमें 11 वैल्यूज़, इसमें 11 इसमें होनी चाहिए, हर ग्रुप में 11 वैल्यूज़ होनी चाहिए। सो इस तरह से हम क्लास इंटरवल्स बनाते हैं। और फ्रीक्वेंसी तो आपको पता ही है, जितनी वैल्यूज़ जितनी बार रिपीट होती हैं और अगर कोई वैल्यू आती ही नहीं उसको काउंट कर लिया जाए तो उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं।
अब डाटा को शो करने के दो मेथड्स होते हैं आपके पास, एक होता है बार ग्राफ और एक होता है पाई चार्ट। बार ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं? यू नीड ग्राफ पेपर और रूलर, सम कलर्ड पेंसिल्स फॉर द शेडिंग एंड द यूजुअल पेन और पेंसिल। बार ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए आपके पास डाटा टेबल की फॉर्म में आपको मिलता है। आपको सबसे पहले बार ग्राफ में एक्स एक्सिस पर एक लाइन ड्रॉ करनी होती है, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी होती है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। यू कैन सी इट इज़ नोन एज एक्स एक्सिस। और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी होती है, उसको बोलते हैं वाई एक्सिस। हमेशा याद रखिएगा, एक्स एक्सिस पर डाटा की आइटम्स को रिप्रेजेंट किया जाता है और वाई एक्सिस पर डाटा की वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट किया जाता है। स्टूडेंट्स, ये बात आपने ज़रूर याद रखनी है, क्योंकि जब भी आपको आगे एक्सरसाइज में क्वेश्चंस आएंगे तो मैं आपको हमेशा यही कहूँगी कि एक्स एक्सिस पर आइटम्स को प्लेस करते हैं और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को किस पे प्लेस करते हैं? बेटा, वाई एक्सिस पे प्लेस करते हैं। और जहाँ तक रहा जो आपके पास बार ग्राफ ड्रॉ कर लिया जाता है, उसके बाद उसको रीड आउट करने का मेथड क्या है, यानी उसको एनालिसिस करने का मेथड क्या है, तो आपके पास जो बार्स बनती हैं डाटा को प्लेस करने के बाद, वो तो जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यू जस्ट नीड टू रिमेंबर कि हॉरिजॉन्टल होते हैं हमारे पास लाइन और एक होती है वर्टिकल लाइन, और जिस पॉइंट पे ये दोनों मिलती हैं उसको ओरिजिन बोलते हैं, राइट। अब इसको एनालिसिस कैसे किया जाता है? जितनी हाइट जिस बार की ज़्यादा होती है, उस पर जो आइटम होती है उसकी वैल्यू सबसे हाई आती है, और जितनी हाइट छोटी होती है वो डाटा की सबसे लोएस्ट वैल्यू को शो कर रहा होता है। इसमें आपके पास प्रोडक्शन शो की गई है, सीमेंट प्रोडक्शन। यू कैन सी जापान की प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है। आप वैल्यूज़ को अगर ना भी देखें, आप कह सकते हो कि जापान की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। सबसे कम प्रोडक्शन कौन कर रहा है? सीमेंट प्रोडक्शन स्पेन कर रहा है। फर्स्ट नंबर पे जापान है, सेकंड नंबर पे आपके पास अमेरिका की प्रोडक्शन है, थर्ड नंबर पे इंडिया, फोर्थ नंबर पे जर्मनी एंड फिफ्थ नंबर पे स्पेन। आपको नहीं पता कि इनकी वैल्यूज़ क्या हैं, लेकिन फिर भी आप जस्ट इसको देखकर ओवरव्यू दे सकते हो। सो ये रीज़न होती है कि हम आपको बार ग्राफ्स को ड्रॉ करना सिखाते हैं, और इसकी हेल्प से एनालिसिस और कंपैरिजंस बहुत ईजी हो जाते हैं। ओके बेटा, यहाँ पर हमारी चैप्टर की जो बेस है वो कंप्लीट हो जाती है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। अपना ख्याल रखिए। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।